नमस्कार दोस्तों, आज जो हम केमिस्ट्री BHU AG केमिस्ट्री के जो 20 के पेपर और साथ साथ उसके सोल्यूशन देखने वाले क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 26, यहाँ पे क्वेश्चन है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थैलियम टू एग्जिस्ट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी कोरिलेटेड विद। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि थैलियम जो है वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और ये क्यों करता है। तो इसका आपके ऑप्शन है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड नेचर। तो इसका देखिए जो थैलियम होता है, एक्चुअली थैलियम जो है यहाँ पे थैलियम जो आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और इसमें भी जो है +1 अब देखा गया है कि जो है ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे हम बात करें थैलियम जो है बोरॉन फैमिली में है। बोरॉन फैमिली में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, मतलब उस ग्रुप में जैसे नीचे जाएंगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो लेस स्टेबल होता जाता है और लो स्टेबल, मतलब जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी +1 इसके अंदर शो होता है और +3 शो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दोनों में देखा गया है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे 1 वाला जो है ज़्यादा स्टेबल होने लगता है। जैसे हम बात करें एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम पे +3 जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन थैलियम के केस में क्या होता है +1 स्टेट जो है ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय +3 के। तो इसका कारण क्या है, सबसे पहले तो देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर जो है इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आप समझते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है क्या है। बिकॉज देखिए इनर्ट ये क्वेश्चन इसको समझ लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड भी हो सकता है क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो पिछले वीडियो में मैं जब बनाया था आपको प्रीव्यू टेबल के अंदर, तो उसमें भी जो बताया था कुछ बोरॉन फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा जो एक्सेप्शंस थे, उसके अंदर भी हम देखे थे लैंथेनॉइड के इंटरेक्शन देखे थे। ठीक है, लैंथेनॉइड का इंटरेक्शन वो होता है किसकी वजह से, f ऑर्बिटल की वजह से। f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं उसके वजह से जो सारी चीज़ें होते हैं। और एक्चुअली f ऑर्बिटल करता क्या है यहाँ पे, तो ये पुअर शील्डिंग करता है। ठीक है, पुअर शील्डिंग। और पुअर शील्डिंग की वजह से मैं आपको बताया था वहाँ पे क्या होता है कि पुअर शील्डिंग करने का मतलब क्या है। यहाँ पे मान लीजिए ये जो है न्यूक्लियस था, ठीक, और यहाँ पे जो है मान लीजिए अलग अलग सेल्स में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली न्यूक्लियस करता क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में खींचता है और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या करते हैं, इसको बाहर की तरफ धक्का देते हैं। तो जो नेट यहाँ पे जो एक्चुअली मान लीजिए यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था न्यूक्लियस, तो ये बाकी क्या कर रहे हैं यहाँ पे बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं। मान लीजिए 10 न्यूटन भी फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट कितना फोर्स लगा इस इलेक्ट्रॉन पे, अब 90 ही लग रहा है, यानी एक्चुअल तो पूरा फोर्स लग नहीं पा रहा है। तो जब f ऑर्बिटल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, भरना स्टार्ट हो जाता है जिस सेल से, तो वहाँ पे क्या होता है कि f ऑर्बिटल जो एक्चुअली जो पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे, इसको बाहर की तरफ धक्का देते थे, लेकिन f ऑर्बिटल क्या करता है उतना धक्का नहीं देता जितना इसको जैसे बाकी के इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। यानी s ऑर्बिटल s के p के d के जितना देते हैं, और मतलब इलेक्ट्रॉन्स जिसको इसको बाहर जितना धक्का देते हैं उतना जो है f वाला नहीं दे पाता है। और f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि अब जो है ये 10 न्यूटन का फोर्स लगना था, ये अब क्या घट के बचता है 6 न्यूटन के आसपास हो जाता है। यानी नेट न्यूक्लियस का फोर्स अब कितना हो जाएगा, अब देखोगे 94 न्यूटन लगने लगेगा। यानी न्यूक्लियस जो है और तेजी ज़्यादा फोर्स के साथ इसको खींचेगा, और चूंकि ज़्यादा फोर्स से खींचेगा तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा और पास पहला नंबर तो आ जाएंगे। ठीक है, ये जो सेल यहाँ पे था ये इलेक्ट्रॉन और पास में आ जाएंगे पहला नंबर। तो इससे क्या हुआ, साइज पहला नंबर तो घट गया, और यही एक्सेप्शन था पहले साइज वाला। तो आप याद रखिएगा, बिकॉज हो सकता है क्वेश्चन जो है बोरॉन फैमिली से अगर बन रहा है तो साइज वाला भी जो थैलियम के अंदर एक्सेप्शन है वहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए बन जाए। इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि केवल आपको आंसर समझना है, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो है कारण वो समझ लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो बने वो आप बना लें। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो जेड इफेक्टिव एक्चुअली क्या हो गया, जेड इफेक्टिव वही होता है न्यूक्लियस का फोर्स। न्यूक्लियर का फोर्स क्या हो गया 90 पहले लगता था, तो ये एफ की वजह से क्या हो गया, एफ ब्लॉक के एफ ऑर्बिटल्स के पुअर शील्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ने लगा न्यूक्लियस, जेड इफेक्टिव यानी बढ़ गया। और हम पढ़े थे कि साइज क्या होता है, हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के, पीरियोडिक टेबल में हम पढ़े थे। तो देखो यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव चूंकि बढ़ गया साइज क्या हो जाएगा छोटा। ठीक, तो ये तो एक कारण हो गया यहाँ पे कि साइज जो है चूंकि छोटा हो गया। और हमको पता है कि साइज जितना ही छोटा होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमें क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन और पास में आ गया, इलेक्ट्रॉन अगर दूर है तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं क्योंकि उस पर कम फोर्स लग रहा होता है उस समय। लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ से क्या हो जाएगा और ये अंदर की तरफ चला गया ऑर्बिटल की वजह से, पुअर शील्डिंग की वजह से, तो यहाँ से हमको इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा बजाय यहाँ के पहले जहाँ पे था। ठीक, तो यही होता है थैलियम के केस में। थैलियम के केस में क्या होता है, एफ के पुअर शील्डिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ एफ से मतलब थे यहाँ पे, जिस तरह हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो था ये इलेक्ट्रॉन और पास में आ गया। तो जैसे हमको इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी निकालने में इलेक्ट्रॉन आसानी था, लेकिन जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे जो अंदर आ गया इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो ऐसे में आप कन्फिग्रेशन देखो क्या होता है थैलियम का, लास्ट वाला लास्ट कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 6s2 6p1। ठीक, अब यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो देखो वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एनर्जी देंगे, तो वैलेंस सेल तो कुछ हर एटम चाहेगा कि हम जो है
स्टेबल हो। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से इसका निकल जाता है 6p1 वाला, ये क्योंकि 6s और p में जो बाहर p वाला है इसका तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, लेकिन ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 6s वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये जल्दी निकलते नहीं है, बिकॉज ये और पास में आने की वजह से इस पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगने लगता है, इसलिए जो है ये इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं है। और +1 जैसे ही p1 हटा यहाँ से, +1 यहाँ पे आया, ऑक्सीडेशन स्टेट का +1 आ गया, तो +1 में ही जो है ये रहना चाहता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता है, यानी क्या ये इसमें ही जो है स्टेबल होना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही हमको इसको निकालना होगा 2 उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, तो एनर्जी उतना मतलब जो बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, इसलिए जो फर्स्ट वाले में स्टेबल हो जाता है। तो हम इसीलिए क्या बोलते हैं कि थैलियम के केस में क्या होता है, डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है +3 के, क्योंकि 3 जल्दी बनेगा ही नहीं, तो +1 जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के +1 में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो कारण है यही आपको यहाँ पे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो है यहाँ पे ये थैलियम जो है एग्जिबिट करता है एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसमें भी जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक और है बोरोन हो गया फैमिली, और कार्बन फैमिली में भी आप देखोगे पीबी का जो है लेड जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका जो है स्टेबल ज़्यादा होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के। वही हम सिलिकॉन के अंदर जो होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है इसी ग्रुप में, यानी कार्बन के अंदर सिलिकॉन आएगा तो ऊपर में क्या है +4 ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ज़्यादा होने लगता है। तो आप यही चीज़ मतलब उसका भी रीजन सेम है, तो आप जो है याद ध्यान देंगे आगे से कि जब भी इनर्ट पेयर वाला एक तो हो गया, ये क्वेश्चन हो सकता है आगे अगर जो है आपसे एक्सेप्शंस में साइज वाला पूछा जाए तो उसका भी जो है FO प्योर शील्डिंग की वजह से होता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो आपको 26 समझ में आ गया होगा कि लोअर इनर पेयर इफेक्ट की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्या है, केमिकल फार्मूला ऑफ फोस्जीन, फोस्जीन का केमिकल फार्मूला क्या होगा। अब देखो इसको क्या है, बहुत सारे लोग फोस्फीन समझ लिए होंगे, फोस्फीन भी कई लोग जो है जल्दबाजी करेंगे तो यहाँ पे फोस्फीन इवन जो है पिछले बार कई लोग मार्क आंसर भी करके आए, फोस्फीन इसको करके आए हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो फोस्फीन PHOS यानी फोस्फीन जो हो गया इसका जो स्ट्रक्चर होता है PH3 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है फोस्जीन, फोस्जीन का क्या होता है COCl2, ठीक, फोस्जीन का। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है फोस्जीन का, और देखेंगे कि ऑप्शन भी आपके सबसे पहले PH3 मारा है दिया गया है, और जो स्टूडेंट ये पेपर सॉल्व भी किया है वो भी जो सबसे पहले क्या PH3 को ही मार दिया, बिकॉज आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो आप आगे से यहाँ पे जो PH3 है तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका COCl2 हो जाएगा। तो आप आगे से ही दोनों का ही स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा कि फोस्फीन हो सकता है आगे जो है आगे रिपीट किया जा सके BHU में, बिकॉज BHU वाले पेपर बहुत रिपीट करते रहते हैं, और खास करके नीट और JEE के पेपर तो बहुत रिपीट करते हैं। तो आप जो है काम करिएगा, बिकॉज ये नीट के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ तो फोस्फीन का भी स्ट्रक्चर जो आप याद रख लीजिए आगे से, क्योंकि फोस्जीन का पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आगे कंफ्यूज करने के लिए फोस्फीन का अगले बार पूछ लिया जाए, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल चार्ज डाइपोलर इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिकली अगर न्यूट्रल है उनके अंदर फिर भी डाइपोलर भी है, यानी कि डाइपोलर यानी कि कोई ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिनके अंदर वो पोलर तो है, पोलर कहने का मतलब चार्ज तो है, लेकिन फिर भी चार्ज होने के बावजूद भी ओवरऑल जो उनके ऊपर चार्ज है, ओवरऑल चार्ज जो होता है क्या होता है 0 होता है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, तो देखिए ऐसा कंपाउंड को हम ज्यूटर आयन बोलते हैं, ठीक, ज्यूटर आयन बोलते हैं। ऐसा कंपाउंड यहाँ पे जो है ज्यूटर आयन बोलते हैं। और इसका देखिए आंसर क्या होगा, ज्यूटर आयन कौन से होते हैं। अब देखो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड जो होते हैं, जैसे आपको पता होगा COOH होता है और यहाँ पे NH2 ग्रुप होता है, ठीक है, अमाइनो एसिड में जनरली, या फिर ठीक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है एसिड भी है, यहाँ पे बेस भी है। तो एसिड एंड बेस दोनों ग्रुप चूंकि एक ही के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन जो यहाँ से आके यहाँ पे जो है आके रिएक्शन कर जाता है, इसके साथ जो है बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा COO- हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH3+। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे कि प्लस भी चार्ज है माइनस भी चार्ज है, ओवरऑल आप जब चार्ज देखेंगे तो प्लस माइनस करके क्या हो जाएगा 0। तो इसको क्या बोलेंगे हम ज्यूटर आयन, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड वन यानी ज्यूटर आयन। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ टेबल शुगर इज कॉल्ड। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ टेबल शुगर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए टेबल शुगर किसको बोलते हैं, सुक्रोज को। क्या होता है C12H22O11, ठीक है। ये कुछ हो गया टेबल शुगर का आपके सामने। अब इससे पूछा जाए कि सुक्रोज से बनता क्या है, तो देखिए ग्लूकोज बनता है प्लस फ्रुक्टोज। तो आपसे यहाँ पे जो है केमिकल फार्मूला पूछ नहीं रहा है, फिर भी केमिकल फार्मूला पे पूछा C6H12O6 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जो है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे आप केवल डायरेक्टली नाम पूछ रहा था, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यानी फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 30 आयोडोफॉर्म। सो क्वेश्चन नंबर जो है 30 यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाई, आयोडोफॉर्म टेस्ट किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए इसके लिए दो कंडीशन है। एक पहला जो कंडीशन है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए एक्चुअली क्या होना चाहिए आपके पास CH3COO ये वाला ग्रुप होना चाहिए कि मतलब, और दूसरा ग्रुप क्या हो जाए एल्कोहल के केस में बात करें तो एल्कोहल वाले में क्या होता है, ये वाला ग्रुप आपके सामने जो है होना चाहिए। ये दोनों ही ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं तो वो जो है आपको जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट जो दे देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहला वाले में, तो पहले वाले में देखोगे कि यहाँ पे क्या है CH3CH और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है और ये एक तरह से H हो गया। तो आप देखोगे जो हम पहला कंडीशन जो हमारा था ये वाला, ठीक है, ये वाला कंडीशन जो था यहाँ पे जो है आप देखोगे कि सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ये वाला जो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहा है, यानी फर्स्ट वन जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। और बाकी का भी चेक कर लीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या है C++OH, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम क्या बोल रहे थे C++ वाला अगर आता है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पे C+O आ गया फिर CH3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है बेंजीन आ गया, तो ये तो देगा ही नहीं। फिर यहाँ पे ये तो दे ही नहीं सकता है बिकॉज इनके अंदर ना तो ये अल्कोहल वाला नहीं तो ये डबल बॉन्ड O वाला है। और यहाँ पे भी हम देखें तो देखिए यहाँ पे जब बनाएंगे हम बॉन्ड यहाँ पे C+O बनेगा, यानी देखिए यहाँ पे क्या बनेगा C+O और CH2CH3 है और इधर भी CH2CH3 है। लेकिन होना क्या चाहिए था यहाँ पे एक CH केवल होना चाहिए था, इधर एक C, यहाँ पे दो कार्बन आ जा रहा है तो ये दोनों ही साइड में, तो ये भी जो है नहीं देगा। तो तीनों में से कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। तो यार देखो इसका कंडीशन तो बहुत सिंपल है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आई थिंक सबको पता होगा कि पहला नंबर तो डबल बॉन्ड यहाँ पे जो है आपके होने चाहिए, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड अगर हैं क्योंकि सभी जो ब्यूटीन है तो ये तो पहला नंबर डबल बॉन्ड, और दोनों साइड में जो साइड के जो ये वाला जो है A-B ये अलग होना चाहिए और ये भी जो है एक दूसरे से अलग होने चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए, मतलब कंडीशन है ये कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। पहला जो स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है ब्यूटीन कहने का मतलब 4 कार्बन होगा और कितने पे है 1 पे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब क्या है 1 डाइफिनाइल यानी फर्स्ट नंबर पे ही है, इधर से नंबरिंग करते हैं 2 3 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है pH 2 है, यानी pH हम लिख देते हैं, फिर फिनाइल आप बना भी सकते हो, स्ट्रक्चर इस तरह से बना भी सकते हो, यहाँ पे जोड़ सकते हो यहाँ पे लाके, तो pH लिख देते हैं और यहाँ पे भी जो है pH यानी फिनाइल हो गया। तो दोनों ही कंडीशन क्या हम बोले थे कि दोनों अलग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है, तो ये तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेकंड चलते हैं, सेकंड में क्या है कि 2 फिनाइल, यहाँ पे देखिए 2 वो अभी तो स्ट्रक्चर ये 1 ब्यूटीन है, मतलब स्ट्रक्चर तो यही रहेगा 3 4 1 ब्यूटीन यानी 1 पे डबल बॉन्ड 2 फिनाइल 1 2, यानी यहाँ पे जो है pH जोड़ देते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए ये वाला जो स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर तो सेम अलग हो गया, लेकिन इसके साइड देखेंगे अभी भी क्या है कार्बन दोनों साइड में हाइड्रोजन है, यानी सेम हो गए, तो ये भी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या है 2 ब्यूटीन है, चलिए 1 2 3 4 दो नंबर पे है ब्यूटीन आ गया। तो अब यहाँ पे 2 फिनाइल दिया हुआ है, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, ये क्या हो गया pH। तो देखिए यहाँ पे इसके साथ एक जुड़ा हुआ है pH और एक कार्बन, यानी दोनों इधर तो अलग हो गए और इधर एक कार्बन एक हाइड्रोजन, तो ये जो इधर भी दोनों अलग हो गए, दोनों साइड में दोनों जो ग्रुप है वो अलग अलग हो गए। जैसे ही अलग हो गए यानी कि ये जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI क्या करेगा शो कर देगा, तो थर्ड वन ही जो है राइट आंसर हो जाएगा। वैसे हम चलिए देख भी लेते हैं कौन सा जो है ये फोर्थ वाला भी है कि आपका नहीं आएगा यहाँ पे। हम यहाँ पर देखिए क्या है 1 ब्यूटीन 1 2 3 4, यहाँ पे फिर से 1 ब्यूटीन डबल बॉन्ड हो गया। अब 3 पे फिनाइल, अब पहले नंबरिंग कर लेते हैं, अब 3 पे फिनाइल बोल रहा है, ठीक है, फिनाइल यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, फिनाइल हो गया, ठीक सॉरी यहाँ पे फिनाइल जो हो गया आपका बन गया। अब बोल रहा है अब देखने के लिए कि ये शो करेगा कि नहीं, तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में हम देखते हैं कि दोनों जो कार्बन थे उनके साइड में अलग है, तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो दोनों सेम हो गए। सेम होते ही क्या होगा ये GI शो नहीं करेगा। तो अब पहले ही हम देख भी चुके हैं यहाँ पे कौन सा जीव से कर रहा था हमारा थर्ड वन, तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वन, बिकॉज यहाँ पे C आ रहा था, इधर pH आ गया, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन आ गया, ठीक। तो ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 32, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 जो है यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो है एक तरह से जो है आपको याद रखने वाला चीज़ है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि सेकेंडरी एल्कोहल इज इजिली कन्वर्टेड इनटू कीटोन बाय द रीएजेंट। वहाँ पे रीएजेंट का एक्चुअली आपसे नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए फेमस रिएक्शन भी है कि सेकेंडरी एल्कोहल को 2 डिग्री एल्कोहल को हमको क्या करना है, ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, इसको किस में कन्वर्ट करना है कीटोन में, ठीक है। तो ये देखिए एक ना ये इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन होता है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहने का मतलब कि ये इस तरह से रिएक्शन होता है,
यानी कि एल्कोहल जो है कीटोन में बनते रहता है, कीटोन जो है एल्कोहल में, इस तरह के रिएक्शन होता है। और यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते, इधर से जो ऑक्सीडेशन होता है इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे ओपेनियोर रिएक्शन, ऑक्सीनियोर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और जो इधर से कीटोन से जो एल्कोहल की तरफ बनता है सेकेंडरी, वहाँ पे जो है यहाँ पे मेरविन पेंड्रोफ वार्ले रिडक्शन, ये जो रिएक्शन है आपको याद रखना है बस, कि बिकॉज ये सब क्वेश्चन जो कभी कभी पूछे जाते हैं, आप इतना कितना सारे रिएक्शन याद रखोगे तब याद रख लेना, हो सकता है आगे भी रिपीट किया जाए, बिकॉज क्योंकि BHU के अंदर जो है क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो अगले बार में हो सकता है रिपीट हो जाए। तो देखिए इसमें क्या होता क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज इसमें और भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा क्या क्या बन सकता है, इसीलिए देखो यहाँ पे ये रिएक्शन होता है, यहाँ पे अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, और यहाँ पे क्या था, ये कीटोन था, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम ट्राई आइसो जो है प्रोक्साइड कैटलिस्ट हमको यहाँ पे लेना होता है, एल्यूमिनियम जो होता है, ठीक है। और इसको जो है हीट में कर देते हैं, तो इधर ये वाला रिएक्शन हो जाएगा केवल, और ये जो है बैकवर्ड रिएक्शन आपको हमको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है MPVR लिखते हैं, ठीक है, मेरविन पेंड्रोफ वार्ले रिडक्शन रिएक्शन को लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनता है, क्या देखिए यहाँ पे क्या था, ये कीटोन था, यहाँ पे क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ये वाला हमको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे देखो ये हो गया, और ये जो है R1 R2, यानी जो यहाँ पे क्या था यहाँ पे जो है एल्कोहल में था, ये सेकेंडरी एल्कोहल था, 2 डिग्री एल्कोहल था, किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक। और प्लस ये जो कीटोन था इस किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए OH और CH3 और CH3, ये देखिए सेकेंडरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। और ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, यानी एक इक्विलिब्रियम पे है, मेंटेन हुए हैं। और चूंकि कोई भी चीज़ हमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो उस केस में क्या करेंगे, हमको क्या है यहाँ पे एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना है, तो हमको एक और कीटोन यहाँ पे जो है यूज करते हैं यहाँ पे, यानी कि एल्युमिनियम ट्राई ऑक्सी जो होता है, ट्राई आइसो प्रो ऑक्साइड जो होता है, इसके साथ साथ हमें एक और लेते हैं एसीटोन, ये भी कीटोन है, एसीटोन जो लेते हैं, एसीटोन आप जो है ली चैटलेट स्पीच पर पढ़े होंगे कि जो चीज़ इधर ज़्यादा, मतलब जो चीज़ हमको प्रोडक्ट साइड ज़्यादा चाहिए उसको जो है रिएक्टेंट में बढ़ा देंगे तो प्रोडक्ट उससे ज़्यादा बनने लगता है। हमको क्या होना, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना होता है, एल्कोहल कुछ भी सेकेंडरी एल्कोहल को हमें कीटोन में कन्वर्ट करना है। तो कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए हमको इधर भी कोई जो है कीटोन ग्रुप लेना है, तो एसीटोन की प्रेजेंस में, इसको जो है एसीटोन के प्रेजेंस में हम लेते हैं, तो ये जो रिएक्शन है आगे फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ज़्यादा जाता है, और यहाँ पे जो है कीटोन ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इजीली कन्वर्ट इनटू कीटोन, यहाँ पे कीटोन ही हमें बनाना भी है, ठीक है, कीटोन बनाना है। तो सबसे पहले क्या है, देखिए ये सब में देखेंगे आपके एल्युमिनियम जो है ट्राई आइसोप्रोपॉक्साइड जो है ये तीनों के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इसके बाद जो है ये रिएजेंट जो एक्स्ट्रा जो यहाँ पे है कि किसके प्रेजेंस में, इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस हो जा रहा है। तो हम क्या बताए थे कि हमको क्या है रिएक्शंस को आगे ज़्यादा बढ़ाना है, तो कीटोन को जो यहाँ पे ली चैटलेट प्रिंसिपल आप पढ़े होंगे, तो उसके हिसाब से एसीटोन को जो हम इधर बढ़ा देते हैं, कीटोन बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कीटोन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे जो एसीटोन के प्रेजेंस में क्या होता है, ये ज़्यादा बनने लगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, और एक चीज़ और आगे भी याद रखिएगा कि एसीटोन हो सकता है पूछ दे के क्यों यूज करते हैं, या फिर जो है अगले बार ये रिएक्शन हो सकता है पूछे कि हम कीटोन को सेकेंडरी एल्कोहल में किस रिएक्शन से कराते हैं, या फिर उसका रिएजेंट का नाम पूछते हैं, उस केस में जो है या फिर रिएक्शन का नाम ही पूछे तो आपसे पूछ जा सकता है। तो ये जो है आप याद रखिएगा, ठीक है, मेरविन पेंड्रोफ जो है वार्ले रिडक्शन रिएक्शन, इसको सो चलिए क्वेश्चन नंबर फिर है क्वेश्चन नंबर 33। सो क्वेश्चन नंबर 33 कि द प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। और यहाँ पे देखिए एक साथ सिंपल सा एग्जाम सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है, और इसी के साथ जो यहाँ पे एल्डिहाइड वाला ग्रुप यहाँ पे देखिए, तो क्या होगा C6H5 C+O कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या बनेगा, H लिखेंगे यहाँ पे H, ठीक, और COET, और यहाँ पे COOET, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो है वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा NaOET के प्रेजेंस में, और बाहर निकलते वाटर बाहर निकलेगा यहाँ से, फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे C6H5, ठीक है, C6H5। और इसके बाद आपका जो क्या यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों जो है जुड़ जाएंगे, यहाँ पे CH लिख देंगे और COET और COOET, ठीक है, ये बन जाएगा कुछ आपका स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्या है, हीट कर रहे हैं हम एसिड के प्रेजेंस में, आप देखोगे यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है एच के प्रेजेंस में जो है हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ से जो है ये वाला पार्ट यहाँ से H2CO3 के प्रेजेंस में निकल जाता है, H2CO3 के रूप में निकलता है, तो H2CO3 यहाँ से माइनस हो जाएगा, और क्या बन जाएगा C6H5 CH
डबल बॉन्ड COOH। और ये जो चीज़ है क्या है, सिनेमिक एसिड, ये एग्जाम में बहुत जगह पे डायरेक्ट नाम लिख देता है। ये रिएक्शन बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एग्जाम में जो है कई जगह पर सिनेमिक नाम से भी लिख के पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिनेमिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए सिनेमिक एसिड कौन सा है, ये जो है ऑप्शन फर्स्ट वन ही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखोगे C6H हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, यहाँ भी आपका आ रहा था C डबल बॉन्ड CH और COOH, लास्ट में COOH आ रहा था। तो ये जगह इसका राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 34। सो क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये देखिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब ये क्या पूछ रहा है कि द कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, कन्फिग्रेशन क्या होगा इन दोनों कंपाउंड्स का। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कन्फिग्रेशन में क्या करते हैं हम, प्रायोरिटी ऑर्डर जो लिखते हैं, प्रायोरिटी तो किस तरह से लिखते हैं हम, वहाँ पे जो है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे सबसे पहले एटॉमिक नंबर जो होता है उसके फिर मास कंसीडर करते हैं। तो एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको क्लोरीन को देंगे, फिर 2 हो जाएगा, और ये 3, और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसको देखेंगे किस तरह से ये रोटेट करेगा, इसको क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, और हमको पता है कि जब 4 हॉरिजॉन्टल पे आता है तो जो यहाँ पे आएगा उसको जब हम उल्टा कर देंगे, यानी ये कॉन्फिगरेशन कौन सा हो जाएगा R, बिकॉज यहाँ पे 4 हॉरिजॉन्टल बेसिस पे आ रहा है, तो इसका जो कॉन्फिगरेशन क्या होगा R। नेक्स्ट है यहाँ पे इसको देखते हैं, इसके अंदर भी क्या है ऑक्सीजन, जो है ऑक्सीजन को नंबर 1 देंगे हमें पे, फिर इसके बाद क्या आता है नाइट्रोजन 2 देंगे इसको, फिर कार्बन, तो एक दोनों कार्बन में फिर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या है, और इससे भी डबल बॉन्ड वाले को क्या होता है हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो 1 2 और 3, और ये 4 हो जाएगा। अब इसको जो है कन्फिग्रेशन देखें, इसको क्या है, ये क्या है क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज को हम R बोलते हैं, और चूंकि ये जो है इसका लोएस्ट जो 4th वन जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसको 4th दिए हैं हम यहाँ पे, ये कहाँ पे है वर्टिकल में है। वर्टिकल में होने के बाद जो है कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, जो R आया तो R ही हो जाएगा, तो इसका भी R और इसका भी जो है आपका R आ रहा है, तो इसका जो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा राइट R, डबल R मतलब R एंड R। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या गया जस्ट उसका उल्टा कर दिया एक तरह से, कि यहाँ पे जो है आपको स्ट्रक्चर पूछ रहा है, इस यहाँ पे जो है दे दिया है, नाम दे दिया है और स्ट्रक्चर पूछ रहा है, इसमें ये भी दे दिया कि 2SN3R है। तो ठीक, अब देखिए 2SN3R कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे अमाइनो एसिड है, तो सबसे पहले तो ये अमाइनो एसिड है सबका नेमिंग हम करेंगे, यहाँ पे जो है नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग देखिए क्या होगा, हमेशा कार्बन से एसिड से ले जाएंगे, तो COOH इसको 1 2 3 एंड 4, ये नंबरिंग हो गया 1 2 3 सॉरी 1, यहाँ पे जगह 1 2 3 एंड 4, इस तरह से बाकी सारे में भी आप कर लेंगे 1 2 3 एंड 4, ये नंबरिंग कुछ हो गया। यानी बोल रहा है कि 2 नंबर पर ये जो है यहाँ पे ये जो है S आना चाहिए और ये वाला जो है R आना चाहिए, से थर्ड वाला, तो ये किस में है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इसी के अंदर। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे, तो देखिए सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देते हैं हम, यहाँ पे इस क्वेश्चन को जहाँ पे लिखते हैं, अब देखो COOH है, H हो गया, H हो गया और CH3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया OH हो गया, और यहाँ पे क्या है NH2 हो गया। अब हम सबसे पहले इस कार्बन को कंसीडर करते हैं, फर्स्ट वन कार्बन को, यहाँ पे यहाँ वाले कार्बन को, मतलब यहाँ पे जो कायरल कार्बन है इसको कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली किससे नाइट्रोजन हुआ, इसको 1 देंगे। फिर डबल बॉन्ड वाला पता है हमको कि कार्बन जब यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन है, ये कार्बन, तो डबल बॉन्ड वाले को ज़्यादा देते हैं, इसको 2 हो जाएगा, फिर ये 3 और ये 4। अब हम करेंगे इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, यानी R आया, और लेकिन चूंकि हॉरिजॉन्टल पर ये क्या हो जाएगा S हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में अगर आ जाता है हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला तो उसको क्या करते हैं जस्ट उल्टा कर देते हैं, क्लॉकवाइज में R आना चाहिए लेकिन S हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, ये वाला इसका भी देखना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको जो नंबरिंग देंगे, सबसे पहले इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन 1 हो जाएगा, ये इसके साथ क्या है कार्बन है, इधर भी कार्बन है, ठीक। तो यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है फिर दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या है 1 देंगे, इसको 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा इसका क्लॉकवाइज, ठीक है क्लॉकवाइज, यानी क्या हो जाएगा R। चूँकि लेकिन यहाँ भी क्या है 4 जो है हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसका क्या हो जाएगा कॉन्फिगरेशन S। तो दोनों ही क्या आ गया S एंड S, तो दोनों के केस में क्या हो जाएगा S हो गया। अब हमसे क्या पूछ क्या रहा था सबसे नेमिंग में S एंड R, तो ये तो पहला नंबर तो होगा नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, सेकंड वाला। अब सेकंड वाला को देखते हैं, सेकंड में क्या दिया हुआ है, देखिए सेकंड में फिगर क्या है, फिगर पहले बना लेते हैं हम। COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है NH2 एंड हाइड्रोजन। अब इसको हम देखते हैं करके। अब यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन को देखते हैं सबसे पहले कि 2 नंबर के कार्बन को, कि यहाँ पे जो है क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका। तो देखिए सबसे पहले क्या देंगे, नाइट्रोजन को देंगे 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 पर। यहाँ पे क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, क्लॉकवाइज कहने का मतलब R। और चूंकि यहाँ पे भी क्या है 4th जो है हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसका क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगा। 2 नंबर के कार्बन का क्या हो जाएगा S, एंड 2S लिखेंगे हम यहाँ पे,
अब देखिए 3 नंबर के कार्बन को देखते हैं। 3 नंबर के कार्बन में क्या है, यहाँ पे भी जो नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग जब करेंगे, देखिए यहाँ पे नंबरिंग जब करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसको देंगे 1 नंबर देंगे, फिर इसको 2 देंगे, इसको 3, इसको 4 देंगे। यानी कि जो डायरेक्शन हमारा जाएगा रोटेशन का, ये क्या हो गया इस तरह से, यानी कि क्या हो जाएगा, अपोजिट उल्टा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी एस आया हमारा, एस आया। और यहाँ भी 4th देखिए, 4 कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल पे था, एस का जस्ट उल्टा क्या कर देंगे हम, आर, यानी कि 2s हुआ। और 3 नंबर पे क्या हो रहा है, आर आ रहा है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा था, 2s3r, आपका आ भी गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2s3r, यहाँ पे पूछ रहा था 2s3r, तो आ गया आपका 2s3r। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वन जो है आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपको सॉल्व कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। इससे मैं जब रिव्यू कराऊंगा तो इस दोनों का ही बता दूंगा किस तरह से आपको चेक करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ये बहुत आसान क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट पूछ रहा है। आप इसको देखो, इसके मतलब कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, ये चीज़ ठीक है आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे BH3 है, ठीक है। BH3 कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हो रहा है और किसके प्रेजेंस में हो रहा है ये देखना होता है यहाँ पे। तो H2O2 यानी परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एंटी मार्कोनी का लॉ के थ्रू जाएगा। तो इसके बीच में जो इंटरमीडिएट बनते हैं CH3 CH, यहाँ पे प्लस बनता है, CH2 माइनस, यहीं पर कहीं H2O आके जुड़ता है, H2O जो है H प्लस एंड OH माइनस जोड़ना होता है हमें। तो जनरली केस में क्या होता है, यहाँ पे जुड़ना चाहिए था, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, यहाँ हमें जुड़ना चाहिए था और इस तरह से ये जनरली नॉर्मल बनना था, लेकिन जस्ट इसको उल्टा बनता है। उल्टा बनने का मतलब क्या है, CH3 यहाँ पर क्या बनेगा H, और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ेंगे और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, CH2OH जोड़ेंगे, उसका जस्ट उल्टा बनेगा H2O2 के प्रेजेंस में। क्योंकि आप लोग आई थिंक ये बहुत सारी, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये बहुत सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं एटलीस्ट ऑर्गेनिक में। तो इसका जो है फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। और इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3 यानी प्रोप PAN, प्रोपेन। और कितने पे, 1 नंबर पे, तो 1 एंड ऑल, एल्कोहल के लिए AL लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड वन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑल लगा देंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट वन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एल्डिहाइड वाला लग रहा था, तो यहाँ से कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वन प्रोपेन 1 ऑल, ठीक। तो फर्स्ट वन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 37, क्वेश्चन नंबर जो है 37। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि हॉपकिंस कोल टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई, ये जो आपको याद रखना है। हॉपकिंस कोल टेस्ट जो है ये किसके लिए ये यूज करते हैं, तो देखिए ट्रिप्टोफैन यानी जो है अमाइनो एसिड जो है जिसके अंदर इंडोल ग्रुप जो होता है, इंडोल ग्रुप को एक्चुअली जो है आइडेंटिफाई करता है, ये इंडोल ग्रुप को करता है। और इंडोल ग्रुप किस अमाइनो एसिड के अंदर जो होता है आपको, ट्रिप्टोफैन के अंदर होता है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। आप इसको जो है याद रख लीजिएगा, तो ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। क्योंकि BHU में मैं बार बार बोलता हूँ कि रिपीट क्वेश्चंस बहुत होते हैं, तो हो सकता है कि रिपीट हो जाए, इसलिए आपको जो है इसको याद रखना है। बिकॉज ऐसा नहीं सोचना है कि जो है इस साल नहीं पूछा गया तो आगे से नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक। अब चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द 2 स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, मतलब कि कौन सा पेयर में जो है दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं वो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, मतलब एक दूसरे दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है। चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चरल क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन लिख देते हैं। हाइब्रिडेशन से आधा सॉल्व हो जाता है। अगर हाइब्रिडेशन दोनों का सेम है फिर भी आपको चूज करना तो फिर तो स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन हाइब्रिडेशन ही अलग हो गया तो स्ट्रक्चर कभी सेम नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे CO3-2 है एंड NO3- है, ठीक है। NO3- है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे कॉन्फिगरेशन देखिए, यहाँ पे क्या है O- एंड O- हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, यानी ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। NO2 के भी देखिए NO हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है कि क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO3 भी जो है ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। तो ये दोनों ही sp2 कन्फिग्रेशन है, दोनों का ही क्या है sp2 है, दोनों का तो स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, sp2 कन्फिग्रेशन हो गया। उसी तरह से हम PCl4 एंड SiCl4 का देखेंगे तो दोनों ही के अंदर क्या हो जाएगा sp3 दोनों के अंदर sp3 आ रहा है, ठीक है, बराबर आ रहा है। इसके अंदर भी sp3 दोनों के अंदर स्ट्रक्चर आ रहा है। आप स्ट्रक्चर भी जो बना सकते हो, P हो जाएगा Cl टेट्राहेड्रल, और SI के भी अंदर बनाओगे तो इस तरह से जो है कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब चलते हैं थर्ड वन की तरफ। थर्ड क्या है, F5 कहने का मतलब F होता है, और ये जो है इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, ट्रायंगुलर बाईप्लेनर होता है यहाँ पे। और sp3d, ठीक है, इसका जो है कुछ ये हो जाएगा sp3d जो है ये हाइब्रिडेशन। और यहाँ पे क्या है BRF5। अब इसका हम बनाते हैं BRF5 का किस तरह से बनेगा, देखिए इस तरह से बनता है। BR रहेगा, F रहेगा और F रहेगा, और यहाँ पे जो लोन पेयर दो आ जाते हैं उसके नीचे एक जो है क्या है F आ जाएगा,
तो इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर जो ये जो है स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, और इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन भी देखो अलग हो जाएगा, sp3d2। तो दोनों में देखो इसमें क्या आ रहा था sp3d और इसमें sp3d2, तो दोनों ही क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन ही अलग हो गया, तो स्ट्रक्चर भी अलग हो। और यहाँ पे देख भी सकते हो दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल आ रहा है, यहाँ पे जो है क्या स्क्वायर पिरामिडल आ रहा है। तो दोनों आंसर, तो ये जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये थर्ड वन हो जाएगा। फोर्थ तो ऐसे भी जाने की जरूरत नहीं है, उधर आएगा भी नहीं। अब इससे भी आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे जो है बन जाएंगे एफ आ जाएंगे, और यहाँ पे एफ आ जाएंगे, और यहाँ पे जो है एक बार एल्यूमिनियम एक बार सल्फर आ जाएगा, तो इस तरह से। तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयंस डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये देखो क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, बहुत ही मतलब सिंपल सा कुछ है, मोटी थोड़ा सा आपको आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से हमको जो है फिल करना होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन फिल करने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन के अंदर क्या है, ऑक्सीजन के अंदर जो है सिग्मा, ये सब आना चाहिए आपको। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा, यहाँ पर देखो सिग्मा स्टार 2s2, ये मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम इसका कर रहे हैं, सिग्मा स्टार 2s2। फिर क्या होता है, इसके बाद जो है पाई भरते हैं, ठीक है, पाई 2px2, क्योंकि x जो है तो सबसे पहले यहाँ पे भरना है x, फिर यहाँ पे पाई 2py, x एंड y जो है दोनों सेम नंबर पे आते हैं 7 से ज़्यादा वाला में। फिर पाई स्टार 2px यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे पाई स्टार जो होता है 2py 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कन्फिग्रेशन कुछ हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी इसके अंदर भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, नहीं होने चाहिए, तो इसके अंदर तो दोनों के अंदर 1 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाती है। इसका जो है राइट आंसर ये पहला नहीं होगा, ये कट जाएगा। नेक्स्ट O2-2 लिखते हैं, -2 कहते हैं क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक जो है कन्फिग्रेशन सेम होने वाला है यहाँ तक, तो क्योंकि देखो O2 यहाँ पे जो 16 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो कन्फिग्रेशन करते समय क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो कहाँ आएंगे, अभी इनको ही भरना होगा हमें, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक इसके अंदर आ जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अंदर हो जाएंगे, यानी फुल हो गए 2। तो सारे देखोगे यहाँ पे क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अभी जो इसका कन्फिग्रेशन करके देखना, तो यहाँ पे जो है देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहे हैं, यानी हमसे क्या पूछा, नॉट कंटेन अनपेयर्ड। तो यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि O2-2 के अंदर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैसे इसका जो है शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं जब इसका रिवीजन कराऊंगा केमिकल बॉन्डिंग में, तो उसमें बता दूंगा किस तरह से जो आप पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो है राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पीरियड टेबल में मैं जब रिवीजन कराया हूँ पिछले वीडियो में, तो उसमें भी बताया था ऐसे क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, among Al2O3, SiO2, P2O5 एंड SO3 द करेक्ट एसिडिफिकेशन। तो मैं बताया था कि ऑक्साइड्स वाले जब भी होंगे एक पीरियड के होंगे, तो हमको पीरियड में होंगे, तो बताया था कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एसिडिटी क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो बस सिंपल सा लगा दो कि कौन सा है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर एक पीरियड में। ठीक है, तो इधर से जो है आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ऑक्साइड्स का, इनका जो है ऑक्साइड सॉरी SO3 जो एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो इसका देखिए कौन सा हो जाएगा, इसका ये वाला फोर्थ वन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स नो पाई बॉन्ड। किसके अंदर पाई बॉन्ड नहीं है, तो देखो पाई बॉन्ड यार NO2, डायरेक्ट NO2 बनाएंगे हम, तो इसके अंदर पाई बॉन्ड हो गया। SO2 भी बोले तो इसके अंदर भी डबल बॉन्ड है, यानी पाई बॉन्ड हो गया। H2O, अब H2O का स्ट्रक्चर देखो, H2O में क्या होता है, H, ठीक है, कुछ H हो गया, ऑक्सीजन H जुड़ा रहता है, और इस तरह से जो यहाँ पे 2 लोन पेयर इसके रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी पाई बॉन्ड आपको नहीं दिखा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, H2O, इसके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर जो है 42। अब क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर क्या है, देखिए यहाँ पे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सिमिलर स्ट्रक्चर, यहाँ पे बोला सिमिलर स्ट्रक्चर वाला है कि ग्रेफाइट के जैसा हो। तो देखो ग्रेफाइट का जो बीएन जो होते हैं यहाँ पे जो विश्व है, इसको जो है हम इनऑर्गेनिक जो है ग्रेफाइट का भी नाम देते हैं इसको। इसका देखो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसको क्यों बोलते हैं, देखो इस दोनों का स्ट्रक्चर के सबसे पहले समझो। आप देखो जो है ब्रोमाइड नाइट्राइट जो है, इसका क्या होता है, BNB, यहाँ पे N हो जाएगा, B हो जाता है और N, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। और इसके अंदर डबल बॉन्ड जो यहाँ पे 2 बार होता है, बेंजीन की तरह नहीं, यहाँ पे नहीं कर देना है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन यहाँ से जुड़ जाता है, और यहाँ पे ये होता है, फिर इसके अंदर बोरोन, फिर नाइट्रोजन हो जाता है, फिर इसके बाद बोरोन हो जाता है, फिर नाइट्रोजन, और यहाँ पे देखो इस तरह से होता है स्ट्रक्चर कुछ। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। वही हम देखें ग्रेफाइट का देखो कार्बन, ठीक है, कार्बन हो जाएगा, कार्बन सेम इसी तरह से। अब इसके जैसे यहाँ पे आप डबल बॉन्ड कर देते हैं, इस पर डबल, यहाँ पर डबल था,
डबल और यहाँ पे जो है डबल, यहाँ पे कार्बन हो जाएगा और यहाँ पे फिर से हम जो है इस तरह से बना देते हैं। तो ये जो है दोनों का देखो स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है, इसीलिए जो हम क्या बोलते हैं इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोल देते हैं। क्या हो जाएगा बोरोन नाइट्राइड को जो है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोल देते हैं, इसीलिए। तो दोनों का स्ट्रक्चर आप देखोगे सिमिलर है इसी की वजह से, ठीक है। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिमिलर का BN। तो जो फोर्थ वन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43। सो क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर क्या है, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो सबसे पहले पैरामैग्नेटिक बोल रहा है, पैरामैग्नेटिक मतलब क्या हो जाएगा कि इसके अंदर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक। पैरामैग्नेटिक बोल रहा है तो ठीक। तो और दूसरा क्या है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले देखिए सबसे अंदर क्या है, देखते कोऑर्डिनेशन नंबर सबके अंदर जो 6 है, यहाँ पे NH3 6 है, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा। हमसे क्या बोल रहे हैं आउटर, यानी हमको कौन सा चाहिए, ये आउटर वाला चाहिए, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाला चाहिए। तो ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए इसके अंदर जो पैरामैग्नेटिक भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं NH3 है, यहाँ पे जो NH3 आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये, तो ये जो है पेयरिंग भी करा सकता है, याद रखिएगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए NH3 लिखते हैं। अब इसको क्या होता है Ni यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पे जो है 4s2 3d8 होता है, ठीक। इतना हमको पता है 3d, और यहाँ पे जो चार्ज +2 है, और ये जो है लिगेंड क्या है, लिगेंड पे कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज NH3 जो होता है यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो कोई चार्ज इस पे नहीं है, यानी चार्ज किस पे है, Ni पे है, निकल पे है। तो निकल पे करने का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बाहर वाले सेल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये हट जाएगा, यानी टोटल कन्फिग्रेशन क्या है Ni का Ni प्लस का जो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 3d8। अब हम चलिए इसका बना लेते हैं स्ट्रक्चर जो है डी ऑर्बिटल का कुछ इस तरह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे हुए हैं 5, 6, 7 और 8 भरे हुए हैं, ठीक है। अब चूंकि हमको पता है कि NH3 क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसको पेयरिंग करा सकता है, पेयरिंग करा के भी क्या करेगा यहाँ तक आएगा, एक ऑर्बिटल इसके पास खाली है। लेकिन इनर होने के लिए क्या चाहिए आपको, 2 ऑर्बिटल कम से कम चाहिए, सही। रुक जाइए, यहाँ पे क्या है 2 ऑर्बिटल जो है यहाँ पे D2sp3 यहाँ पे, ठीक है। 2 ऑर्बिटल हमें क्या चाहिए, फिर भी चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही ऑर्बिटल है, तो ये तो सबसे पहला नंबर की D2sp3 के जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमको अंदर में 2 ऑर्बिटल जो है D के खाली मिलने चाहिए, नहीं है यहाँ पे पेयरिंग कराने के बाद भी। तो सबसे पहले तो ये जो है ये बाहर में जाएगा, मतलब बाहर वाला कॉन्फ़िगरेशन, बाहर वाला जो करेगा तो sp3d2 मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा। अब देखिए S क्या है, खाली है यहाँ पे 4 वाला खाली है हमारे पास, S के अंदर भर जाएगा। फिर क्या है P के 3 है, P के 3 भी भर जाएंगे। और फिर D कौन सा भरेगा, आगे वाला भरेगा, यानी 4 क्या था यहाँ पे 3D था तो 4D भरेगा यहाँ पे 4D, क्यों, ठीक है। तो 4D के अंदर क्या होगा, किस तरह से भर जाएगा ये, यहाँ पे sp3d2, तो यहाँ पे जो कुछ इस तरह से जो यहाँ पे बना लेगा ये। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा ये P हो जाएगा 4P, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SP और D के 2 हो जाएगा, यानी टोटल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा sp3d2। अब इसके अंदर देखेंगे एक चीज़ और था, अंदर वाला चूंकि इलेक्ट्रॉन भरा नहीं, तो पहले क्या था यहाँ पे जो थे हम देख रहे थे क्या था, इलेक्ट्रॉन पहले किस तरह से इसके भरे हुए थे, 1 2 3 4 5 थे, 6 7 और 8 अनपेयर्ड ये रह जाएंगे, क्योंकि ये इसको पेयरिंग कराया नहीं, बाहर वाला ऑर्बिटल में गया तो ये अनपेयर्ड ही रह गए। अनपेयर्ड रह गए मतलब हमसे क्या पूछ रहा था कि पहला नंबर था आउटर कॉम्प्लेक्स, हम देख लिए कि हाँ ये sp3d2 आउटर ऑर्बिटल वाला है जो हमसे पूछ रहा था आउटर ऑर्बिटल, तो ये आउटर ऑर्बिटल वाला जो है कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। दूसरा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर है, यानी पैरामैग्नेटिक भी शो करेंगे, तो पहला ही जो आंसर आपका जो है राइट हो जाएगा कि निकल जो है निकल NH3 वाला जो है ये इसका राइट आंसर है। बाकी जो है आगे आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, वैसे आप चेक करेंगे बाकी में भी तो यही चीज़ सेम कंडीशन आएगा। देखिए दूसरा 2 ही चीज़ होगा आउटर वाला, एक तो जो है जिंक और निकल होगा, और दूसरा जो है जिंक वाला होगा, बिकॉज इसके अंदर भी जो है जिंक वाले में देखोगे आप Zn+2 करोगे तो डी ऑर्बिटल जो पूरा भरा रहेगा, यहाँ पे 10 के इलेक्ट्रॉन तो पूरा भर रहेंगे, तो अंदर के तो डी ऑर्बिटल यूज होने की जरूरत ही नहीं है, तो बाहर वाला ही होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे सारे क्या है पेयरिंग में रहेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर रहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन डी के, तो यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा डाई मैग्नेट हो जाएगा। इसके लिए जो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। इन दोनों में तो ये पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज दोनों के अंदर इनर वाले ऑर्बिटल जो है भर जाएंगे। तो आउटर हमसे पूछ रहा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल ऑफ आयरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। ये सब चीज़ें याद करने वाले हैं, सबको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 45।
ठीक है, ये जो पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, व्हेन H2O8-2 ऑक्सीडाइजेज Fe+2 देन द प्रोडक्ट फॉर्म भी, देखिए ये क्वेश्चन जो बहुत आसान है, मतलब ये जो है इसके लिए क्या है, आपको ये सब रिएक्शंस याद होने चाहिए। अब देखिए रिएक्शंस याद होने चाहिए मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए इसका रिएक्शन किस तरह से होता है, H2S2O8 यही है, क्योंकि ये यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मतलब स्ट्रक्चर आपके सामने जो है बन जाएगा। अब जैसे ही ये बना स्ट्रक्चर यहाँ पे, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, देखिए इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, H2O से रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराएंगे तो हम क्या बनेगा, H2SO4 बनता है प्लस H2O2, और ये H2 क्या करता है, Fe+2 जो ऑक्सीडाइजेशन एक्चुअली हो रहा है, Fe+2 को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है, H2O2 Fe+3, ये रिएक्शन हो गया, ये कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे पूछा कि कौन सा चीज़ प्रोडक्ट हमको मिलेगा, तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, H2SO4 है, चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो किस चीज़ में टूट जाता है, 2H++SO4 -2 में, यानी ये वाला जो आयन है। यहाँ पर देखो ऑप्शन कौन सा, सेकंड वन। तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, बिकॉज ये सब दिए हुए पी ब्लॉक में, तो रिएक्शंस लगभग याद कर लीजिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट लिबरेट नाइट्रोजन गैस ऑन हीटिंग। ये देखो क्वेश्चन जो है बहुत सारे नीट में बहुत बार पूछे हैं, BHU में भी जो है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट्रोजन किस पे हीट करने पर देता है, कई बार पूछा गया, कई बार नहीं देता है। तो सीधा सीधा देखो ये सब लगभग जो है पी ब्लॉक के ही जो रिएक्शंस दिए रहते हैं, तो रिएक्शंस ही आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में जो है आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हो। तो पहला क्या था, NaNO2 + NH4Cl, ठीक है, इनको जब हम रिएक्ट कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे जो क्या रिएक्शन करते हैं, तो N2 बनता है प्लस 2H2O वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, प्लस NaCl मैंने सॉल्ट बनता है। तो ठीक, इसके अंदर तो नाइट्रोजन निकल रहा है, तो ये इसके अंदर तो निकल रहा है, यहाँ पर नॉट पूछ रहा है तो इसके अंदर तो निकल रहा है। नेक्स्ट है BaN3Azide2, अब इसको जो है हम हीट करेंगे, हीट करते ही क्या निकलेगा, यहाँ पे देखो बैरियम बाहर हो जाएगा, Ba+3NH2, ठीक है, ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है, आपको सभी को याद होना चाहिए। तो ये इसके अंदर भी निकल रहा है। अब देखो थर्ड वन जो है O2 + NO, इसको क्या करेंगे हम, हीट करेंगे, हीट करते हैं क्या बनेगा, NO2 बनता है प्लस O2, यहाँ तो नाइट्रोजन नहीं निकला, नाइट्रोजन कहीं दिख रहा है, N2 नहीं दिख रहा है, यानी यही जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी हम देख लेते हैं फोर्थ वाला, बिकॉज ये सब बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको आई थिंक याद होगा ये NH4/Cr2O7, इसको जब हीट करेंगे क्या बनता है, नाइट्रोजन गैस सबसे पहले, फिर Cr2O3 बनता है प्लस 4 वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है, यहाँ भी नाइट्रोजन निकल रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको, ये वाला थर्ड वन, इसके अंदर जो है नाइट्रोजन नहीं निकल रहा है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 47, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इसके अंदर तो कुछ नहीं, जो बॉन्ड पूछ रहा है कि बॉन्ड्स प्रेजेंट इन NH3 and Cl4R। अब देखो NH3 हमको पता है H हो गया और यहाँ पे H हो गया, CCl4 बोलने का मतलब CCl, ये क्या है, सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या है, दोनों के अंदर कोवेलेंट है आयनिक है, तो आयनिक है ही नहीं, आयनिक है कोवेलेंट, आयनिक है ही नहीं, बोथ आयनिक नहीं होगा, थर्ड वन क्या है, केवल कोवेलेंट। तो ये जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का थर्ड वन, यानी दोनों के अंदर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 47 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है 48। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पे क्या है, अर्जेंटाइट जो रहता है, ये जो मिनरल ऑफ, ये किस चीज़ का मिनरल है, तो ये सब मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिनरल्स इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका जो है किस चीज़ का मतलब किसका मिनरल, ये यार देखो सिल्वर का है, तो सिल्वर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। ये फिर से स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन आ गया, तो हम बताते हैं कि स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका जो हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं कि दोनों सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, XeF4 है, XeF4, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ही मैं बना देता हूँ, यहाँ पे देखो F क्योंकि ये बहुत फेमस है, ये जो है आपको NCERT में भी जो है बहुत मिल जाएंगे। तो इस तरह से कुछ आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3d2, देखो 2 लोन पेयर हो गया और ये 4 ये हो जाएंगे, sp3 और d2 जोड़ देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि स्ट्रक्चरली विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर, सबसे अलग कौन है। अब BF4 का बोलेंगे BF4 F यहाँ पे, ठीक है, BF4 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपको टेट्रा हाइब्रिडेशन करें तो क्या हो जाएगा sp3, उसी तरह से इसका भी CH4 का भी sp3 हो जाएगा, NH4+ का भी जो है sp3 हो जाएगा, यानी इस तीनों का क्या हो जाएगा, sp3 हो रहा है। और इसके अंदर क्या देख रहे हैं हम, sp3d2, ठीक है। तो देखो सबके अंदर, तीनों के अंदर सेम हाइब्रिडेशन, इसके अंदर क्या हो जाएगा, अलग हो गया, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे अलग कौन सा डिफरेंट पूछ रहा था, फर्स्ट वन जो है राइट हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि रेड लेड इज, मतलब क्या है, रेड लेड कौन सा है, तो इसका देखो ये सब चीज़ें याद करने वाले हैं कि Pb2O3, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वन
PB203। सो आई होप, सो यहाँ तक जो थे ये क्वेश्चन सारे जो है आपके कंप्लीट हो गए। 50 क्वेश्चन थे, 25 के बाद मतलब 25 क्वेश्चन टोटल केमिस्ट्री के थे। सो केमिस्ट्री के जो है 2020 के सारे क्वेश्चन हो गए। सो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया हमारे सारे क्वेश्चंस। और किसी में भी आपको कोई डाउट हुआ हो तो आप जो है हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे अब जो है कि प्रीवियस ईयर के पेपर का जो सीरीज चालू करें। सो आप अगर चाहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज तो आप जो है कमेंट में बताइएगा कि जो है अगले बार जो है किस ईयर से हम चालू करें, यानी 2010 से चालू किया जाए या फिर मतलब 2019-18 इस तरह से चला जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।